सो 4 जून 2024 की जो हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेके, आईएमडी को लेके। क्योंकि बीच में क्या हुआ था ये आपको भी पता है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये करंट इवेंट्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डायरेक्टली आ भी सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर का भी। अब हुआ क्या था, दिल्ली में जो मंगेशपुर करके जो एरिया है वहाँ के वेदर स्टेशन ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, मैक्सिमम टेम्परेचर बताया गया था 52.9 डिग्री सेल्सियस। बट ये तो जाना पॉसिबल नहीं है दिल्ली जैसे एरिया में कि एकदम 52.9 डिग्री सेल्सियस चले जाए। मई 29 को ये हुआ था और उसके बाद ऐसा कहा गया, आईएमडी के द्वारा ऐसा कहा गया कि मॉल फंक्शनिंग था ये सेंसर का, यानी जो सेंसर थे वो अच्छे से काम नहीं किए, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा का दिखाया गया, ऐसे आईएमडी ने बताया। अब बैकग्राउंड की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 52.9 डिग्री मंगेशपुर में दिखाया गया था, ऑल टाइम हाई है फॉर एनी लोकेशन इन इंडिया। इतना अब तक कहीं भी इंडिया में लोकेशन में किसी भी लोकेशन में इतना नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए आईएमडी जो है उन्होंने वेरीफाई किया रिकॉर्डिंग एट स्टेशन और उन्होंने कहा कि वो जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आईएमडी न्यूज़ में रहा। आईएमडी क्या है? आईएमडी एक प्रिंसिपल एजेंसी है, यानी सबसे ऊपर की एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करती है। मेट्रोलॉजिकल यानी रिलेटेड टू क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, ये सब है जो कि आपको वेदर फोरकास्टिंग बताती है, वेदर कैसा रहने वाला है। सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक से लेके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें आईएमडी ही देती है। इसका जो ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये अच्छे से याद रखेगा ये वाला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मौसम भवन करके है जो कि लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। आईएमडी जो है उसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स भी है ऑफ डब्ल्यूएमओ, है ना, डब्ल्यूएमओ के साथ वो भी काम करती है। डब्ल्यूएमओ ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आईएमडी जो है वो काम करता है। उसी के अलावा आपको ये भी बता दूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फोरकास्ट करना, वेदर कैसा रहने वाला आगे ये बताना, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वार्निंग्स देना कि कब आने वाला है, कहाँ कहाँ पे आ सकता है, उसका नाम क्या रहेगा, ये सब काम आईएमडी करता है नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन्स के, जिसमें मलाक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे रहने वाले साइक्लोन रे सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन खुद आईएमडी ही देता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कुछ डिटेल्स अगर आईएमडी के बारे में जानना है तो आईएमडी जो है वो 1875 में बनाया गया था। आईएमडी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है हमारे देश की, यानी जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर काम करती है, ऐसी एक हमारे यहाँ की नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है। नेशनल यानी जो इंटरनेशनल हमारे इंडिया के लेवल पर काम करती है, ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। आईएमडी का हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में है और वहाँ पे काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन है पूरे इंडिया में और एंटार्क्टिका में आईएमडी के काफ़ी सारे, वहाँ से सब चीज़ों के ऑब्जर्वेशन चलते हैं। उसके साथ साथ ये डील करता है सभी मैटर्स में जो रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर हम कहेंगे वेदर फोरकास्ट, सिस्मोलॉजी जो कि अर्थक्वेक और ये सब के बारे में बताता है, उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ये डील करता है। आईएमडी जो होता है वो काफ़ी सारी सर्विस हमें देता है, जैसे कि रेनफॉल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, मानसून के बारे में आईएमडी ही बताता है, साइक्लोन के बारे में आईएमडी बताता है, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज यानी वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो सकता है क्या नहीं ये भी हमें आईएमडी बताता है, क्लाइमेट सर्विसेज के बारे में, या फिर अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज शहर के, एविएशन सर्विसेज के ऊपर भी काम करता है। क्योंकि जो एविएशन यानी फ्लाइट से रिलेटेड, प्लेन, एयरपोर्ट, एरोप्लेन से रिलेटेड, क्योंकि देखिए एरोप्लेन्स भी ऊपर से ही जाते हैं तो उसके लिए वेदर कैसा है कैसा नहीं इसमें भी आईएमडी हेल्प करता है। क्लाइमेट हैजार्ड, क्लाइमेट कैसा रहेगा कैसा नहीं, है ना, वल्नरेबिलिटी क्या है, यानी हम कहेंगे कि क्या करना चाहिए हमने क्या नहीं, क्या नुकसान करा सकता है क्लाइमेट, ये सब जो जियो स्पेशल सर्विस जो अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें वो, या फिर फोरकास्ट भी बताता है आने वाली जो कंडीशंस है उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन आईएमडी देता है। आईएमडी का बहुत बड़ा रोल है, वो हमें वेदर अपडेट देता है, वार्निंग्स देता है ना, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है। एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छा काम करता है आईएमडी, हम कहेंगे क्योंकि रेनफॉल और ये सब कैसा रहेगा, आखिर ये एग्रीकल्चर हमारे यहाँ रेनफॉल पे डिपेंड है या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम करता है। एविएशन के लिए अच्छे काम किए जाते हैं, यानी हम कहेंगे कि जो भी हमारे फ्लाइट्स, एरोप्लेन्स, इसके लिए भी काफ़ी अच्छे काम होते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी काम आईएमडी कर लेता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी हम कहेंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है क्या, सुनामी आने वाली है क्या, उसके अलावा साइक्लोन्स आने वाले हैं क्या, ये सबको मैनेज करने में भी आईएमडी की हेल्प हमें मिल जाती है। उसके अलावा ये स्पेशलाइज्ड फोरकास्ट भी देता है ना, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, कैसा वेदर रहेगा। उसके अलावा मेट्रोलॉजी में रिसर्च कराता है और बाकी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छे रिसर्च हमें आईएमडी कराता है। तो इस तरह से आईएमडी जो है ये काफ़ी सारे काम कर रहा है। और ये जो करंट अफेयर की न्यूज़ थी ये
इसीलिए थी क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाईएस्ट दिखाया गया था। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था खुद आईएमडी के ही साइट से ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई है। दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं और दूसरा करंट अफेयर है हीट स्ट्रोक को लेके। हीट स्ट्रोक एक बहुत कॉमनली आपको देखने मिलता है जब गर्मी बढ़ती है तब, और इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है। इवन साइंस में, डिजीजेस में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जगह पे आपको इसके क्वेश्चन देखने मिलेंगे हीट स्ट्रोक के। ओडिशा जो है वहाँ पे कम से कम 99 हीट स्ट्रोक की डेथ हुई है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी हुई है ये तो छोड़ ही दो, कम से कम 99 ऐसी सस्पेक्टेड डेथ है जो ऐसा माना जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से हुई है पिछले 72 आवर्स में। सोचिए, पूरे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 72 आवर्स में इतना सब हो गया है क्योंकि इंटेंस हीट वेव कंडीशंस आपको ओडिशा में देखने मिली है। बैकग्राउंड की बात करते हैं, आईएमडी का ये कहना है कि हीट वेव कंडीशन जो होती है वो वेस्टर्न रीजन में आई है स्टेट के, वाइल कोस्टल और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस देखने मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस है जो कोस्टल और इंटीरियर एरिया है। बट अगर वेस्ट में बोलोगे स्टेट के तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी हीट वेव देखने मिली है, जो गर्मी की हम कहेंगे लहर है वो यहाँ पे आई है। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है ये जानना होगा क्योंकि हीट स्ट्रोक न्यूज़ में रहा। हीट स्ट्रोक ये मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस है ना, तो गर्मी से रिलेटेड एक इलनेस है हीट स्ट्रोक, और ये तब होता है व्हेन बॉडी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, है ना। बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रैपिडली बढ़ने लगता है, स्वेटिंग होना बंद हो जाता है। देखिए, स्वेटिंग होगा, अगर पसीना आएगा तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा बॉडी का, बट स्वेटिंग फेल हो जाती है, पसीना आता नहीं है और बॉडी जो होती है वो कूल डाउन नहीं हो पाती है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो हीट स्ट्रोक जो है वो क्विकली डैमेज कर देता है ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, मसल्स को, ये सब डैमेज होने लगता है। डैमेज जो होते हैं वर्सन्स द लॉन्गर ट्रीटमेंट इज डिले, है ना। अगर हम फिर से ट्रीटमेंट ना करें तो फिर बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो कुछ की डिटेल्स आपको बता देता हूँ हीट स्ट्रोक के। सबसे पहले सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा हीट स्ट्रोक हुआ है। हाई बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये पहुंच जाता है। उसके अलावा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, जो मेंटल स्टेट होती है ये काफ़ी ऑल्टर हो जाती है, यानी मेंटल स्टेट मेंटली हम बहुत इल फील करने लगते हैं, बिहेवियर चेंज होने लगता है, जैसे कि कन्फ्यूजन होना, एजिटेशन होना, स्पीच ठीक से नहीं निकलती है, स्लर्ड स्पीच निकलती है, इरिटेबिलिटी होती है, काफ़ी इरिटेट होने लगता है, डेलेरियम हो गया, सीजर्स हो गया, कोमा में भी जा सकते हैं लोग। ऑल्टरेशन इन स्वेटिंग बराबर नहीं होती है, नौसिया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, या फिर हम कहेंगे रेड एंड स्किन जो है वो रेड होने लगती है, फ्लश्ड दिखने लगती है, रैपिड ब्रीदिंग, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हैं लोग, हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, सिरदर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, मसल वीकनेस और क्रैम्प्स आने लगते हैं। ये सब सिम्टम्स है जो कि हीट वेव के। दूसरा कॉजेस, हीट वेव के कॉजेस क्या है। अगर ज़्यादा समय तक हॉट एनवायरनमेंट में रहे या फिर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने की हॉट वेदर में तो ये किसी को भी हो सकता है। बाकी फैक्टर्स जो है जिस कारण हीट स्ट्रोक होता है वो यही है कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना। अब देखिए, एक्सेस क्लोथिंग अगर गर्मी में किया जाएगा तो और बॉडी गर्म होती जाएगी। दूसरा है बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, इससे भी बॉडी गर्म होगी। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पीना, वाटर ना पीना, डिहाइड्रेटेड हो जाना, एजिंग, यानी वही है कि भाई फिर मेनली हम कहेंगे कि एबिलिटी टू कोप अप विथ हॉट वेदर डिक्रीजेस विथ एज, है ना। तो ज़्यादा एज होना उनको भी इजीली हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर कंडीशनिंग, बराबर हवा नहीं आना, कुछ मेडिकेशंस ना लेना जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। और हम कहेंगे कि मेडिकल कंडीशन जैसे कि हार्ट और लंग डिसीजेस रहना, ये सब कारण हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के। ट्रीटमेंट की अगर बात करें हीट स्ट्रोक के, तो ट्रीटमेंट जो है हीट स्ट्रोक का वो यही है कि बॉडी का टेम्परेचर हमें कम करना होगा और डैमेज होने से बचाना होगा इंटरनल ऑर्गन्स को। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकती है ओवरहीटेड पर्सन को, कि उसको सबसे पहले ठंडी जगह पे लेके जाना, जो एक्सेसिव क्लॉथिंग उसने करके रखे उसे रिमूव करना। उसके बाद उसको एक स्प्रोट या फिर रिहाइड्रेशन ड्रिंक देना या ठंडा पानी देना। उसकी स्किन को ठंडा करना, उसके ऊपर पानी स्प्रे करना या उसको स्पॉन्ज करना कूल वाटर से, ये इमीडिएटली करना होगा। उसी से हीट वेव से बच सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अगला है प्रिवेंशन। देखिए, कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज़ को क्योर करने से अच्छा है कि पहले ही प्रिवेंट करो। हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप पहले तो घर के अंदर ही रहें, जब हॉट वेदर है तब लूज कपड़े पहने, लाइट वेट क्लॉथ पहने, हाई टेम्परेचर्स में काफ़ी सारा फ्लूइड्स लेते रहे, पानी और बाकी फ्लूइड्स पीते रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करें सन बर्न से, सन से थोड़ा सा बच के रहे,
और किसी को छोड़े नहीं पार्क कार में। जब कार पार्क होती है तो वो बहुत गर्म हो जाती है, तो किसी को उसमें रहना नहीं चाहिए, स्पेशली हॉट वेदर में। रेस्ट एडिक्वेटली, है ना, रेस्ट आपको अच्छी लेनी पड़ेगी जब आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। और कॉशियस रहना होगा हॉट टेम्परेचर्स में अगर आपको हार्ट या लंग डिजीज़ है तो ये सब जो है ये प्रिवेंशन है जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो इस तरह से हीट स्ट्रोक जो है ये न्यूज़ में रहा। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने बताई है वो उसका सोर्स था मेयो क्लिनिक। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए और अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का दूसरी न्यूज़। अब तीसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है शैंग्रीला डायलॉग को लेके। शैंग्रीला डायलॉग जो है इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। अब डायलॉग्स यानी कुछ देशों के बीच में डायलॉग्स बातचीत हुई होगी। 2004 में शैंग्रीला डायलॉग जो है वो हुए सिंगापुर में और ये 31 मई से 2 जून के बीच में हुए। शैंग्रीला डायलॉग जो है ये एशिया का एक प्रीमियर डिफेंस समिट है, यानी एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट, यानी डिफेंस से रिलेटेड एक मीटिंग या समिट होती है। और ये काफ़ी यूनिक मीटिंग है जहाँ पे मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग रीजन के वो आते हैं और वो डिबेट करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है हमारे देश के लिए। बायलैटरल टॉक्स होते हैं, बायलैटरल यानी दो देशों के बीच के जो समझौता है, जो बातचीत है वो होते हैं और सब कुछ नए नए अप्रोच के साथ सब लोग मिलते हैं। शैंग्रीला डायलॉग्स की अगर बात करें तो शैंग्रीला डायलॉग जो है ये एनुअल ट्रैक 1 इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है जो सिंगापुर में हो। शैंग्रीला डायलॉग है जो एनुअल कहा गया, यानी साल में एक बार होता है, हर साल होता है। और ट्रैक 1 यानी वही है कि सबको साथ में आना होगा और बातचीत करना होगा इंटर गवर्नमेंटल अलग अलग देशों को। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के द्वारा, IISS के द्वारा। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फोरम जो है इज़ नेम्ड आफ्टर शैंग्रीला होटल इन सिंगापुर। होटल का नाम है शैंग्रीला। अगर आप सोच रहे होंगे कि शैंग्रीला क्या है, तो एक होटल है शैंग्रीला जो सिंगापुर में, वहाँ पे ये 2022 से हो रहा है, इसलिए इसका नाम शैंग्रीला डायलॉग ही रखा गया। डायलॉग जो होता है डिफेंस मिनिस्टर इसको अटेंड करते हैं। परमानेंट हेड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज जो होती है वो इसको हेड करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स इसको हेड करते हैं। मिलिट्री चीफ्स जो है वो आते हैं एशिया पैसिफिक स्टेट से, वो इसको चलाते हैं। और उसके अलावा सब में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है कि सब मिलजुल के रहे, सब मिलजुल के पॉलिसी बनाए डिफेंस को लेके, हमारे आर्म फोर्सेस को लेके, ताकि हम सिक्योर रहे, हमारे सिक्योरिटी को लेके रीजन में सिक्योरिटी अच्छी बनी रहे। इसलिए ये शैंग्रीला टॉक्स रखे जाते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि बिसाइड्स गवर्नमेंट डेलीगेशंस, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तो जाते ही हैं, इसमें काफ़ी सारे लेजिस्लेटर्स भी आते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी आते हैं। यानी हम कहेंगे कि जो भी MLAs जैसे MPs MLAs ये भी आ सकते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं। जर्नलिस्ट भी आते हैं, बिजनेस डेलीगेट्स भी इसको अटेंड करते हैं। 2024 में शैंग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में हुआ था फ्रॉम 31 मई टू 2 जून। द की नोट एड्रेस वॉज डिलीवर्ड बाय फर्डिनेंड आर मार्कस जूनियर, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। इन्होंने बहुत यानी की नोट एड्रेस किया था यहाँ पे, जो भी स्टार्टिंग, जो भी शुरुआत है, जो भी स्पीच है इन्होंने दी थी। कुछ हाइलाइट्स जो है डायलॉग के वो ये थे कि फिलीपींस जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने बोला था कि साउथ चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें चाइना और फिलीपींस जो होते हैं वुड बी क्रॉसिंग द रूबिकन, शुड बी फिलिपिनो सिटीजन बी किल्ड बाय बीजिंग्स ऑनगोइंग एक्शन इन द साउथ चाइना सी। तो हमारे जो फिलिपिन के सिटीज़न है वो मारे गए थे बीजिंग ने जो भी एक्शन ली थी उसके चलते। तो इसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है ये थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, ऐसा समझे। कनाडा जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि डिप्लॉयमेंट ऑफ हैरी डी वुल्फ क्लास आर्कटिक पेट्रोल वेसल। तो एक पेट्रोल वेसल, एक शिप थी, ये जो शिप का नाम बताया वो हम वहाँ से बाहर निकाल देंगे, इंडो पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है, एज अ कंट्रीज एफर्ट टू डीपन नेवल प्रेजेंस, है ना। तो यही है कि हम थोड़ा सा हम वहाँ पे शिप लाएंगे या फिर वहाँ पे हम नेवल प्रेजेंस हमारा दिखाना चाहते हैं, हमारे नेवी के थ्रू वो एरिया को हम क्या करना चाहते हैं, तो सिक्योर करना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ बोला गया। शैंग्रीला डायलॉग जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फोरम्स में से एक है जहाँ पे अलग अलग विचार एक्सचेंज होते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के बीच में। उसी के अलावा आपको बता दूं कि ये यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग डिबेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आती है, सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, बिजनेस लीडर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते हैं, एशिया डेवलपिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे बातचीत चलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो बहुत अच्छे ये डायलॉग्स हैं, बहुत सारे देशों के बीच में होते हैं। तो शैंग्रीला डायलॉग जो है इसका सोर्स था IISS।
अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है कोल को लेके, और कोल है तो ज्योग्राफी में ही सिलेबस जाएगा क्योंकि ये एक मिनरल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में सिलेबस जा रहा है कोल का। तो हुआ क्या है, रिसेंट रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी आई है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इनकी एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में ये कहा है, यानी उन्होंने एक नए डॉक्यूमेंट्स कुछ फर्मिश किए और ये कहा है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स दिए और ये कहा है कि 2014 में, इन 2014, अदानी ग्रुप जो होते हैं, दे क्लेम्ड लो ग्रेड कोल इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया, है ना। तो यही है कि इंडोनेशिया से लो ग्रेड का कोल इंपोर्ट किया गया था। अदानी ग्रुप जो है वो ऐसा क्लेम करते हैं। एंड हाई क्वालिटी कोल जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई थी और वो बेच दिया गया था तमिलनाडु के पावर जनरेशन कंपनी टैंजेट को, यानी हम कहेंगे तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसको यहाँ पे बेचा गया था। यानी अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, ड्यू टू दिस नॉट ओनली डिड अदानी ग्रुप मेक ह्यूज प्रॉफिट, अदानी ने तो इस पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बना ही लिया अडानी ने, उसके अलावा इससे एनवायरमेंट भी हार्म हुआ है क्योंकि लो ग्रेड कोल को जलाया गया है पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा, ऐसे रिपोर्ट कह रही है। यानी अदानी ने क्या किया, अदानी ने इंडोनेशिया से कुछ कोल मंगाया था, लो ग्रेड का कोल, और लो ग्रेड का कोल मंगाया और वही बिक गया। और हाई ग्रेड का, हाई क्वालिटी का जो कोल था वो इन्फ्लेटेड, यानी उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, वो महंगा हो गया। क्योंकि महंगा है, हाई ग्रेड का है, तो वो क्यों कोई खरीदेगा जब लो ग्रेड का कोल अवेलेबल था। तो लो ग्रेड का कोल बेचा गया और उस कारण एनवायरमेंट को हार्म हुआ है। तो इसका जो हम कहेंगे सिलेबस ज्योग्राफी में भी जाता है, एनवायरमेंट में जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हाई ग्रेड और लो ग्रेड के कोल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाई और लो क्वालिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो अगर हम देखें इनको तो ये कोल कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे बनता है, इससे रिलेटेड ये टर्म है हाई और लो क्वालिटी। तो ये उससे रिलेटेड है हाई और लो क्वालिटी के कोल की, यानी हाई क्वालिटी कोल कैसा यूज़ होता है और कैसा प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड है। दूसरी बात अगर हम ये देखें तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, या फिर अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो जनरेट की जा सकती है कोल को जला के, अगर हम देखेंगे तो कुछ कोल को जलाने के बाद आपको पता है कि कुछ हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, तो वो कितनी होती है उससे डिसाइड होता है कि कोल का ग्रेडेशन कैसा है, वो लो क्वालिटी का है या हाई क्वालिटी का है। अब कोल जो होता है ये एक फॉसिल फ्यूल है, ये तो आपको पता है। कोल में क्या होता है, कोल में कार्बन होता है, ऐश होता है, मॉइस्चर होता है और बाकी अदर इम्प्योरिटीज़ भी होती है, बाकी भी चीज़ें होती है। तो जितनी हायर अवेलेबल रहेगा, हायर द अवेलेबल कार्बन, जितना कार्बन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा एक कोल में, उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे ग्रेटर इज इट्स क्वालिटी और ग्रेड, उतना ही उसका ग्रेड या उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती जाएगी, ये हमें पता चलता है। और 17 ग्रेड है कोल के, अगर देखा गया तो 17 ग्रेड है कोल के, यानी ग्रेड 1 ये टॉप क्वालिटी का कोल माना जाता है। और हम देखेंगे तो इसमें 7000 किलो कैलोरी से भी ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। और लोएस्ट प्रोड्यूसिंग जो है वो हम कहेंगे कि 2200 से 2500 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसा खुद कोल मिनिस्ट्री कहती है। कोल मिनिस्ट्री ने क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो यूज़फुल उतनी तो नहीं है मेट्रिक ऑन इट्स ओन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोल के यूजेस जो हम कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ कोल जला के एनर्जी जो है वो जनरेट किए जा सकती है, तो वही थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे ब्लास्ट फर्नेस जो है उसको पावरिंग करने के लिए स्टील के भी इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, ताकि ब्लास्ट फर्नेस भी कहीं ना कहीं ये हो जाए, पावर उसको मिले कोल से। तो हम कहेंगे कि अलग अलग काइंड ऑफ कोल इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुकिंग भी होता है, कुकिंग कोल जो होता है वो अलग काइंड होता है, इज द काइंड नीडेड टू प्रोड्यूस कोक, है ना। तो कुकिंग कोल से कोक बनाया जाता है और ये एसेंशियल कंपोनेंट है स्टील बनाने में। तो स्टील बनाने में कौन सा कोल लगता है, तो कुकिंग कोल, ये भी अच्छे से याद रखना। और इसको मिनिमल ऐश कंटेंट होना चाहिए, तो ये वाले कोल में ऐश कंटेंट कम होना चाहिए। अभी देखो ऐश कंटेंट जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा और कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा कम होते जाएगा, उतनी उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। जैसे हमने देखा कि अगर कार्बन ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी या फिर वो काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी या फिर उसका ग्रेड जो है वो अच्छा होता है। तो नॉन कुकिंग कोल जो होता है उसमें ऐश कंटेंट होते हैं। अब कुकिंग कोल में तो ऐश कंटेंट नहीं होते क्योंकि वो स्टील बनाने के लिए लगता है, और नॉन कुकिंग कोल में ऐश कंटेंट होते हैं और उसको जनरेट किया जाता है बॉयलर या फिर टरबाइन को घुमाने में। यानी ये जो कोल है नॉन कुकिंग कोल, ये कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कोल के। इंडियन कोल जो होता है वो हिस्टोरिकली इवेल्युएट किया गया है कि भाई इसमें हाई ऐश कंटेंट होते हैं, इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो हमारे इंडिया का कोल होता है, और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये कम होती है। इम्पोर्टेड कोल की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो
ये वैल्यू है कार्बन की वैल्यू वो ज़्यादा होती है। एवरेज जीसीवी अगर हम कहें, यानी हम यहाँ पे तो जानते हैं, देखो कोल में जीसीवी जो है वो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर भी बताया कि भाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है कोल की वो देखना ज़रूरी है, उससे ही पता चलता है कि अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी वो कितनी जनरेट कर सकता है। तो एवरेज जीसीवी अगर डोमेस्टिक थर्मल कोल की रेंज की देखें हम, यानी जो इंडिया में यूज़ होता है हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में, प्लांट्स में जो कोल, उसकी देखेंगे तो 3500 से 4000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इम्पोर्टेड कोल जो होता है उसकी 6000 प्लस किलो कैलोरी होती है पर ग्राम में, ऐसे जीसीवी है, तो इम्पोर्टेड में काफ़ी अच्छी होती है। तो एवरेज ऐश कंटेंट जो इंडियन कोल का वो 40% ज़्यादा होता है इम्पोर्टेड कोल से। इम्पोर्टेड कोल यानी जो कोल बाहर से मंगाया गया है उसमें, और इम्पोर्टेड कोल में 10% ऐश कंटेंट कम होता है। हमारे कोल में ऐश कंटेंट जितना है उससे 10% बाहर के कोल में हम देखेंगे तो कम है। और कॉन्सिक्वेंस वही है कि हाई ऐश कोल जो होता है जब उसे जलाया जाता है तो हायर पर्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज़ होता है। भाई ऐश है, ऐश तो हवा में रिलीज़ होगा और वो एयर पोल्यूशन करेगा, नाइट्रोजन रिलीज़ होगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। तो ये इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक और कोल आता है जिसको कहा जाता है क्लीन कोल। अगर हम देखें तो वी गेट क्लीन कोल व्हेन कार्बन कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज़ किया जाए बाय रिड्यूसिंग ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट ज़्यादा हो और अगर हम उसमें का कार्बन कंटेंट जो है ये बढ़ा दे और ऐश कंटेंट कम कर दे तो उसको क्लीन कोल कहा जाता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। तो कोल प्लांट्स जो होते हैं हैव वॉशिंग प्लांट्स ऑन साइट, है ना, तो वहाँ पे वॉशिंग प्लांट होते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं, कैन प्रोसेस द कोल। यानी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कोल को प्रोसेस करके उसके अंदर का ऐश और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो बड़े बड़े ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, बात लगाए जाते हैं और रिमूव किया जाता है उसके अंदर से ऐश। हाउएवर ये जो इक्विपमेंट्स है वो लगाना काफ़ी खर्चे वाला काम है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग इसको नहीं लगाते हैं, बट और इसमें कहीं ना कहीं पावर का भी कॉस्ट लगता है। अब ये सब करने के लिए तो एनर्जी लगेगी, पावर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो ये सब खर्चे बढ़ जाते हैं। अदर मेथड जो है जिससे कोल को क्लीन कर सकते हैं उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगता है, वो है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन जो होता है उसमें नीड टू डायरेक्टली बर्न कोल, है ना, कोल को डायरेक्टली बर्न किया जाता है और बाईपास किया जाता है उसको, कन्वर्टिंग इनटू गैस। तो उसको बर्न करके गैस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको गैसिफिकेशन ऑफ कोल कहा जाता है। तो ये गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल सिस्टम जो है इसके ऊपर काम होता है। स्टीम, हॉट, प्रेशराइज्ड एयर यूज़ होती है, ऑक्सीजन जो होता है उसको कंबाइन किया जाता है कोल के साथ, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इस कारण ही हम कहेंगे कि गैस बनता है। और देखेंगे तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CO2, वाटर वेपर, इन सबको मिक्स किया जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है इन गैस टर्बाइन और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ऐसी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जिसको कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। ये भी काफ़ी क्लीन कोल माना जाता है। तो ये एक और क्लीन कोल है। अब इंडिया में कोल का फ्यूचर क्या है? ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि इंडिया में 2023 से 24 के बीच में 997 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो प्रोड्यूस किया गया और 11% ग्रोथ भी हुई है पिछले साल की अगर बात करें तो, है ना। तो हमने ज़्यादा कोल प्रोड्यूस किया है और ज़्यादातर जो प्रोड्यूस किया वो स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड उन्होंने किया और उनके सब्सिडरी, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही कंपनीज़ ने ये, वो जो स्टेट ओन यानी गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं, कोल इंडिया लिमिटेड इन्होंने ही किया है। तो हम कहेंगे कि स्टेटेड कमिटमेंट्स हमारे थे कि भाई इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है उसको फॉसिल फ्यूल से दूर लेके जाएंगे। यानी कोयले से कैसा है कि पोल्यूशन बढ़ता है, तो कोयले पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो हम डिपेंड नहीं रखेंगे। तो ये हम सोच रहे हैं अभी, बट ये नहीं हो पाया। चेंज हाउएवर इज़ इन द एयर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज़ की गई, जैसे सोलर एनर्जी और ये सब यूज़ होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। 71.5% यहाँ पे यूज़ की गई थी सोलर एनर्जी, यानी 13.6 गीगावाट पावर जनरेशन हमने इससे किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। कोल का शेयर जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, बिलो 50% हमें लाना है 1960 में जितना यूज़ किया था उसके। तो ये एक करंट अफेयर था कोल को लेके और इसका सोर्स था द हिंदू। उसके बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को लेके। मैंग्रोव क्या होते हैं? जो कोस्टल एरिया में जो पेड़ लगते हैं उसको मैंग्रोव कहा जाता है। GS3 में इसका सिलेबस जाता है, इसका सिलेबस जो है वो एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है उन्होंने इशू की एक रेड लिस्ट मैंग्रोव सिस्टम के। रेड लिस्ट यानी जो ऐसे मैंग्रोव इकोसिस्टम जो खतरे में, ऐसे पेड़ वाले इकोसिस्टम होते हैं मैंग्रोव जो कोस्टल एरिया में होते हैं और वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो यहाँ यही कहा गया है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव इकोसिस्टम जो होते हैं उनको वो रिस्क पे है, वो कोलैप्स होने के रिस्क पे, वो ख़त्म होने के रिस्क पे है। IUCN ने ये असेसमेंट किया है।
बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ल्ड्स मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो 150,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसे हुए हैं। इतने सारे मैंग्रोव के फॉरेस्ट है, मेनली ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, वार्म टेम्परेट कोस्ट में है पूरे वर्ल्ड के। तो अलग अलग ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन में आपको ये देखने मिलते हैं। और अबाउट 15% जो है वर्ल्ड की कोस्ट लाइन, उसमें मैंग्रोव्स लगे हुए हैं। मैंग्रोव जो होते हैं वो कोस्ट लाइन पर रहने वाले पेड़ होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है कि वो सॉल्ट वाले पानी में से, वो सॉल्ट वाला जो पानी होता है, यानी हम कहेंगे कि जो सी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट बाहर निकाल लेते हैं और पानी अपने अंदर ले लेते हैं। आप ये सब एनवायरमेंट में पढ़ते ही हो। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोरा फोना उन पे डिपेंड होते हैं, उन फॉरेस्ट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के। वहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी यहाँ से काफ़ी सारे प्रोड्यूस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और हम कहेंगे कि काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज के भी इम्पैक्ट कम कर देता है, क्योंकि पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज तो कम होगा ही, ये तो हम जानते ही हैं। इसीलिए रिस्क जो है इकोसिस्टम कोलैप्स होने की, ये काफ़ी सीरियस मानी जा रही है। लोगों के, हमारे सोसाइटी पे भी, जो कम्युनिटीज़ कोस्टल वाली है उन पे, या फिर हम कहेंगे कि जो क्लाइमेट है उस पे भी। तो की फाइंडिंग्स देखिए इस रिपोर्ट की क्या थी। यहाँ पे हम कहेंगे ये जो रिपोर्ट इसने क्लासीफाई किया है वर्ल्ड के मैंग्रोव इकोसिस्टम को 36 डिफरेंट रीजन में, जिसको प्रोविंसेस कहा जाता है, और इसको एसेस किया जा रहा है, उसके थ्रेट कितनी है, रिस्क कितने, कोलैप्स होने की, ये सब देखा जा रहा है। 50% जो है पूरे वर्ल्ड का मैंग्रोव इकोसिस्टम वो रिस्क पे है कोलैप्स होने के, ये याद रखिएगा। वो एक तो वल्नरेबल है, यानी वल्नरेबल की अगर बात करें तो थोड़े कम चांसेस है कोलैप्स होने के एज़ कम्पेयर टू एंडेंजर्ड वाले या क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाले, वो बहुत ही ज़्यादा चांस है। नियरली 1 in 5, 5 में से एक तो सीवियर रिस्क पे हैं। बात की जाए तो 1/3 जो है वर्ल्ड के मैंग्रोव इकोसिस्टम प्रोविंसेस, ये सीवियरली इफेक्ट हो रहे हैं सी लेवल राइजेस से, क्योंकि देखिए अब गर्मी बढ़ रही है, बर्फ़ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ते जा रहा है और मैंग्रोव जो है वहाँ के पेड़ भी अफेक्ट होते जा रहे हैं। तो 25% ग्लोबल मैंग्रोव एरिया जो होता है वो सबमर्ज हो जाएगा, वो पानी के अंदर चले जाएगा आने वाले 50 साल में, ये भी प्रेडिक्ट किया गया। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है साउथ इंडिया का वो शेयर करता है श्रीलंका और मालदीव्स के साथ भी, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है इन कॉन्ट्रास्ट टू मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन। तो बे ऑफ बंगाल रीजन या वेस्टर्न कोस्ट वाला जो रीजन है इंडिया का, वो लीस्ट कंसर्न में है, उसको वो ज़्यादा खतरे में नहीं है, बट साउथ इंडिया वाला जो होगा वो काफ़ी खतरे में है। स्टडी ने ये भी कहा है ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे बड़ा थ्रेट है मैंग्रोव के लिए, यानी ये 33% मैंग्रोव्स को अफेक्ट करने वाला है। और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना, डेवलपमेंट करना है ना उस जगह पे, उसके अलावा पोल्यूशन से ये ख़राब होते जा रहा है, डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए काटे जा रहे हैं, इस कारण ये बहुत ख़राब होते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन आते हैं आसपास, टाइफून आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, या फिर हम कहेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, जिस कारण मैंग्रोव्स जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। और कोस्ट जो है हमारा, जो किनारा है, जैसा हमारा है वैसे नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक का बोलिए, नॉर्थ इंडियन ओशन, रेड सी, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ एडन का बोलिए, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है कंजर्वेशन, यानी उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हुई है। 7065 स्क्वायर किलोमीटर, 5% मोर मैंग्रोव्स कुड बी लॉस्ट, है ना। अगर अच्छे से हमने कंजर्वेशन नहीं किया तो 5% और मैंग्रोव्स लॉस्ट हो जाएंगे। और 23,762 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 16% जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे 2050 तक। ये काफ़ी बुरी न्यूज़ हमें देखने मिल रही है। उसके अलावा स्टेटस इंडिया में क्या है, मैंग्रोव जो है वो काफ़ी एक यूनिक इकोसिस्टम माना जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है इंडिया के, वहाँ पे ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट और सॉल्ट टॉलरेंट ट्री होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें कैपेसिटी होती है कि ये नमक वाला पानी अपने अंदर लेते हैं और नमक को छोड़ के सिर्फ पानी अपने पास रखते हैं, ये सब आपको यहाँ पता चलता है। तो इनमें काफ़ी अच्छी होती है, और जहाँ पे लैंड और समुंदर मिलते हैं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग हम देखेंगे, हार्श कंडीशंस में भी ये रह लेते हैं, ये खारे पानी में रह लेते हैं, सलाइन वाटर में रह लेते हैं, टाइडल फ्लक्चुएशन को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। जैसे टाइड्स जो है वो कम ज़्यादा होती है समुंदर में, वो मड़ी एरिया में रह लेते हैं जहाँ कीचड़ है, ऑक्सीजन भी कम होता है सॉइल में, फिर भी रह लेते हैं। इंडिया में अगर देखा गया तो 40% जो है वर्ल्ड मैंग्रोव का वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में जितना, और इंडिया में 3%। जितना भी साउथ एशिया में मैंग्रोव कवर है उसमें से 3% तो इंडिया में ही है। मैंग्रोव कवर जो है वो बढ़ा है 54 स्क्वायर किलोमीटर से, 1.10% से पिछले बार के कंपैरिजन में। करंट मैंग्रोव कवर इंडिया में देखा गया तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 0.15% है। इंडिया का जितना जोग्राफिकल एरिया उसके 0.15% एरिया में तो सिर्फ मैंग्रोव्स ही है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा
42.45 परसेंट मैंग्रोव्स देखने मिलते हैं। गुजरात में उसके बाद 23.66% मैंग्रोव्स देखने मिलते हैं। अंडमान निकोबार 12.39% है और साउथ में 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे अकेले ही 41.85% इंडिया के मैंग्रोव कवर वहीं पे आपको देखने मिलते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी इसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल का। गुजरात की बात की तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव्स में, 37 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर यहाँ पे बढ़ा है। तो ये थी न्यूज़ मैंग्रोव्स को लेके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड लिस्ट में डाला गया IUCN द्वारा। और ये जो है मैंग्रोव्स, इसका सोर्स था IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद आपको बारी है प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फर्स्ट इज IMD इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली एंड ऑपरेट्स ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस इंडिया एंड एंटार्क्टिका। सेकंड, द फंक्शन इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IMD इज वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव ऑप्शंस आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कोल हिस्टोरिकली बीन evaluated has been high in ash content and low in calorific value compared to imported coal. Second, higher the available carbon in a unit coal, the greater is its quality or grade. Second, non-cooking coal, despite of its ash content, can be used to generate enough useful heat to run boiler and turbine. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. Question number 3 is, consider the following statement about Shangri-La dialogue. First, it's organized by International Institute for Strategic Studies, an independent think tank. Second, the 2024 Shangri-La dialogue took place in Malaysia. Which of the statement given above is or are not correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आंसर जानने की। तो आंसर से 3 जून को जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उनके क्वेश्चन 1 का C, क्वेश्चन 2 का D और क्वेश्चन 3 का C। आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले हो।